दोस्तों, कभी आपने कोई ऐसा नाम सुना है, कोई ऐसे क्रिमिनल के बारे में सुना है कि जिसके ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम लगे हो और जब पुलिस ने उसे पकड़ा हो, पुलिस की गिरफ्त में वो आया हो और जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पूछ रही थी कि क्यों कत्ल किए, कैसे कत्ल किए, कोई मकसद था उसके पीछे ख़ास, तो ये सब इन्वेस्टिगेट करने के टाइम पे जब उन्होंने पुलिस को बताया तो उससे सबसे पहले एक मज़ेदार किस्सा सामने आया था कि इस क्रिमिनल ने मुंबई पुलिस का जो केस था, मुंबई पुलिस को जो कुछ बताया था उसमें सीधे सीधे एक बात बताई थी कि पहले मुझे प्रोस्टिट्यूट चाहिए सेक्स करने के लिए, उसके बाद में मुझे चिकन चाहिए खाने के लिए, और उसके बाद में जब मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर लूँगा और चिकन खा लूँगा उसके बाद में ही आपको कुछ बता पाऊँगा। सर दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ में BL डेर और आप देख रहे हैं लिबरल राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं कि मुंबई में 1960 का दौर था, 60 का दशक चल रहा था। 1960 के बाद का ये टाइम, जैसे 2 साल 3 साल लगा लीजिए आप, जब वहाँ से ये दौर शुरू हुआ था तो इस दौर में मुंबई के इतिहास में एक नाम जुड़ा था और वो एक ऐसा नाम है जिसे अगर मुंबई का इतिहास भुलाने की कोशिश भी करेगा तो वो शायद उसे भुला नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा नाम था जिसने मुंबई पुलिस सहित मुंबई की आम जनता को एकदम से मतलब शॉक्ड कर दिया था कि वो लोग जो चाहते थे, वो लोग जो चाह रहे थे या चाहना मतलब उनकी जो कोशिशें थी वो सब कुछ बेकार जा रही थी उस एक इंसान के आगे। मुंबई पुलिस, यहाँ तक कि रातों में 2-2 हज़ार पुलिसकर्मी, कभी कभी इससे ज़्यादा पुलिसकर्मी रात में गश्त पर रहते थे, लेकिन फिर भी उस एक इंसान को पकड़ना मुंबई पुलिस के लिए नाकाफ़ी था और वो पकड़ में भी नहीं आया था। जी, हम बात कर रहे हैं आज रमन राघव की, एक ऐसा क्रिमिनल जिसने मुंबई की सड़कों पर लगभग 40 से ज़्यादा कत्ल किए, 40 प्लस 40-41 कत्ल जो उसने खुद एक तरीके से गुनाह कबूल किए थे, उससे कहीं ज़्यादा पुलिस की एक संख्या थी, पुलिस का एक नंबर था डिजिट की ये महज 40 नहीं है, ये 40 से ऊपर की एक संख्या है जो कत्ल किए हैं इस रमन राघव नाम के क्रिमिनल। ये एक ऐसा वाक़या था, एक ऐसी घटना थी, और जो स्टोरी हम कवर कर रहे हैं वो स्टोरी थी 3 साल में 40 प्लस मर्डर्स की, कि 3 साल का टाइम था, उसमें 40 प्लस मर्डर किए थे सिर्फ अकेले इंसान ने। ना उसकी कोई टीम थी, ना वो किसी के साथ मिल के काम करता था, ना उसका कोई ख़ास मकसद था। 3 साल और 40 प्लस मर्डर, और इन्हीं मर्डरों में सबसे ख़ास बात एक थी कि किन्हीं भी 2 कत्ल के बीच में कोई ख़ास संबंध नहीं था। बस अगर संबंध था तो वो सिर्फ एक क्रिमिनल का संबंध था कि वो एक ही मर्डरर था, वो एक ही साइको था जो सारे मर्डर्स कंटिन्यू कर रहा था। और इन सभी जो मृतक थे, जिन सभी का कत्ल हुआ था, उनमें एक जो कॉमन बातें निकल कर सामने आई थी कि ये थी कि सब लोग जो जिनका भी कत्ल हुआ था इन 3 साल में, वो सभी गरीब थे, वो सभी फुटपाथ पर सोने वाले थे। महज कुछ लोग थे जिन्हें आप 1 या 2 या 3 तक या 4 तक 5 तक गिन सकते हो कि उनका कत्ल किसी झोंपड़ी में झुग्गी में सोते हुए हुआ था। बाकी सभी का कत्ल हुआ था फुटपाथ पर सोते हुए। एक बार जो निशाना बना लिया था रमन राघव ने, वो उसका निशाना कभी नहीं चूका था। इन 3 सालों में 40 प्लस मर्डर्स में उसका कोई निशाना जो उसने कर लिया हो और वो चूक गए हो, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था। उसके सामने जो भी आया, औरत आई, आदमी आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, उसने जो टारगेट किया उसको सीधा उसकी स्टोरी ख़त्म की थी। और इस दौर में रमन राघव के सामने जो भी इंसान आया उसका चैप्टर उसने ख़त्म कर दिया था। चैप्टर ख़त्म करने के बाद में एक जो नॉर्मल सी बात थी जो मुंबई पुलिस को मतलब मिल रही थी, जो टिप मिल रही थी मुंबई पुलिस को, उसमें एक महज एक इत्तेफाक था कि ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं ये मुंबई के सब अर्बन इलाकों में घटित हो रही हैं। कि सब अर्बन, जहाँ पर मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन थी, वहाँ पर ये सारे के सारे कत्ल चल रहे थे। सारे के सारे कत्ल हुए थे रात में। तरीका भी सब पर एक था कि या तो किसी नुकीली चीज़ से सिर पर वार किया गया था, किसी भारी चीज़ से सिर पर वार किया था। टारगेट सिर्फ ओनली सिर था, सिर पर चोट मारकर ही वो कत्ल की सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
और इन 3 सालों में न तो रमन राघव पकड़ा गया था, मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा था, और न ही ये घटनाएं रुक पा रही थी। उस दौर में एक अफवाह उड़ी थी जब रमन राघव ये सब कुछ कर रहा था कि भाई मुंबई पुलिस ना तो किसी को पकड़ पा रही है, ना किसी पर आरोप लग पा रहे हैं कि कौन ये काम कर रहा है। इस सभी दौर में एक अफवाह उड़ी थी वहाँ पर मुंबई में कि ये सारी की सारी घटनाएं किसी सुपर पावर के द्वारा की जा रही है, जो इस ग्रह का मतलब पृथ्वी से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पर आ रहा है, वो सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसके बाद में तोते या बिल्ली का रूप धरकर वो यहाँ से आसानी के साथ में बच के निकल जा रहा है। जैसे जैसे सूर्यास्त का टाइम होने लगता, सूर्य डूबता, वैसे ही मुंबई की सड़कें खाली होने लगती थी। मुंबई की सड़कें महज खाली नहीं हो रही थी, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो क्राउड थी, वो सब कुछ अपने घरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अगर रात में कोई बाहर निकल रहा था तो उसके पास में या तो लाठी डंडे हथियार कुछ ना कुछ होगा हाथ में, तभी वो इंसान बाहर निकल रहा था घर से, क्योंकि वो दौर ही एक ऐसा चल रहा था कि वहाँ पर अगर आप बाहर हो, उसके हत्थे चढ़ गए तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर ख़त्म होने का मतलब था कि कोई चांस नहीं है कि आप बचकर अपने घर तक वापस भी लौट सकोगे। जिस रात को मतलब मुंबई की जनता बाहर निकल रही थी कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, तो लोकल जनता थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो जब सब लोग मिलकर एक काम करेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो मिल जाएगा, किसी ना किसी के हत्थे आ जाएगा। तो जब सब लोग वहाँ पर डंडे हथियार लेकर बाहर निकल रहे थे, लाठियाँ थी सभी के हाथों में, और इसी चक्कर में वहाँ पर जो भिखारी थे वो रोड साइड सोते थे फुटपाथ पर, कुछ कामगार लोग थे जो पलायन करके मुंबई तक आए थे वहाँ पर काम की तलाश में, वो लोग इस भीड़ के हत्थे चढ़ रहे थे। और जहाँ पर वो भीड़ उन भिखारियों पर, उन लोगों पर जो कामगार थे उन पर शिकंजा कस रही थी, उसी वक्त उसी टाइम पर ये रमन राघव नाम का क्रिमिनल मुंबई के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी गली में, फुटपाथ पर अपने कांडों को, अपने कर्मों को अंजाम देता रहता था। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात एक थी कि ये जो सारे के सारे कत्ल हुए थे, जो सारे के सारे इंसिडेंट हुए थे, ये सभी 2 पार्टों में हुए थे। जैसे क्रिकेट में होता है कि कोई एक गेंदबाज होता है, उसको 2 स्पेल में बॉलिंग करने के लिए दी जाती है कभी कभी, तो जैसे 2 स्पेल थे, तो वो 2 स्पेल का सीन भी यहाँ पर रमन राघव ने बना रखा था। इसका पहला जो स्पेल था वो स्टार्ट हुआ था, इसका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था 1965 और 66 का, ये टाइम ड्यूरेशन था इसका। इस 1965-66 में यहाँ पर रमन राघव ने टोटल 19 लोगों पर हमला किया था। इस 19 लोगों में से 9 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे, बाकी जो 10 लोग बचे थे वो 10 लोग किसी ना किसी तरीके से उन तक पुलिस पहुंची थी, हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, बाकी बाद में वो बच गए थे। मतलब उनकी मौत नहीं हुई थी, मौत महज 9 लोगों की हुई थी 65-66 में। तो इन सभी बचे हुए लोगों से जो इस घटना से बच गए थे, उनसे सभी से मतलब डेटा इकट्ठा किया मुंबई पुलिस ने। उसके बाद में एक स्केच तैयार किया था। स्केच तैयार करने के बाद में इन्होंने पकड़ा था रमन राघव को। तो इस फर्स्ट स्पेल में जो इसका 65 से 66 तक चला था, इसमें मुंबई पुलिस रमन राघव तक भी पहुंची थी। मुंबई पुलिस के हाथ रमन राघव के गिरबान तक भी पहुंचे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में मुंबई पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और रमन राघव कोर्ट से छूट गया था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे मुंबई पुलिस को, या किसी भी तरीके से ना तो जुडिशरी ने कुछ किया था, ना पुलिस सिस्टम ने उसका कुछ कर पाई थी। लेकिन पुलिस के पास में उसकी एक फ़ाइल पहले से ही ऑलरेडी मौजूद थी। वो पुलिस के पास जो फाइल थी वो थी कि रमन ने अपनी ही बहन का रेप और मर्डर किया था। उसमें उस केस में रमन राघव को 5 साल की जेल हुई थी, 5 साल जेल काटी थी उसने। और जो ये रेप और मर्डर केस था, इसमें पहले तो उसने रेप किया था, रेप करने के बाद में जब मर्डर हुआ था उसकी बहन का, तो उसने चाकुओं के वार से उसको इतने चाकू मारे थे कि उसकी मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट। जो इसकी बहन की मौत हुई उसमें 5 साल जेल काट के ये बाहर आया था। सेकेंड पार्ट शुरू हुआ था 1968 में। तो 1968 में हुआ यूँ था कि इसने सारे जो मर्डर किए थे बाकी के, वो सभी मैं
कोई इंडिविजुअल एरिया इसने सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर ये सारे कत्ल करने हैं, यहाँ पर मर्डर करूँगा मैं, या कोई आइडेंटिफाई नहीं किया था इसने जगह को। और इसने मुंबई में घूम घूम कर गली गली घूमा था, मोहल्ला मोहल्ला घूमा था, कॉलोनी, और वहाँ पर इसने जगह जगह पर मर्डर किए थे कि पुलिस सारी जगह घूमती रहे और ये सेफ बचकर निकलता रहे। इसी तरीके से 27 अगस्त 1968 को अटैक में घायल हुए लोगों से पूछताछ के आधार पर एक स्केच तैयार करवाया था मुंबई पुलिस ने। तो इस स्केच के आधार पर मुंबई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे एलेक्स फियालो। तो एलेक्स फियालो जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इसको रमन राघव को पहचान लिया था। इनको पहचानने के बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रमन राघव के कई सारे नाम थे जो इसने पुलिस से बचने के लिए या नॉर्मल लोगों से बचने के लिए इसने अपने नाम चेंज कर करके एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहता था, बचता रहता था। इसके जो नाम थे जो मुंबई पुलिस को पता चले थे वो थे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थाम्बी और वेलुस्वामी। तो इन 5-6 नामों के आधार पर ये जगह जगह शिफ्ट होता रहता था और अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था। अभी एक ये जो 1968 का जो दौर था, इस वक्त इसकी जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी, सारे केस थे, वो मुंबई क्राइम ब्रांच के अंडर चले गए थे। क्योंकि इतने सारे मर्डर्स, डेली मर्डर होना या फिर कुछ टाइम 2 दिन 5 दिन का गैप लेकर मर्डर हो रहा है, सारे के सारे सभी कत्ल से सिर्फ एक ही कनेक्शन मिल रहा था कि सबके सिर पर चोट मारी जा रही थी। सिर पर चोट मारकर उनको डेड किया जा रहा था, उनका कत्ल किया जा रहा था। तो इस दौर में वहाँ के मुंबई क्राइम ब्रांच के नए नवेले हेड बने थे रमाकांत कुलकर्णी। तो रमाकांत कुलकर्णी के हाथों में आई थी मुंबई क्राइम ब्रांच। और 27 अगस्त 1968 को जब रमन राघव को पकड़ा गया था, तो उस वक्त भी मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड थे रमाकांत कुलकर्णी जी। और रमाकांत कुलकर्णी जी 1990 में रिटायर हुए थे और 2005 में कुलकर्णी साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद में सबसे खास बात जो है, जहाँ से डेटा इकट्ठा किया है, जहाँ से ये डेटा निकल कर सामने आ रहा है रमन राघव के खिलाफ में, वो ये था कि रमाकांत कुलकर्णी जी जो मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड थे उस वक्त 1968 में, तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी जिसमें उन्होंने रमन राघव से जुड़ी हुई सारी इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से नोट किया था, पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्क्राइब किया था कि जो भी यहाँ से डिटेल्स ले सकता है, जो लेने का इच्छुक हो, वहाँ से उन बुक्स को पढ़कर वहाँ से पूरा डेटा इकट्ठा कर सकता है। उनकी जो 2 बुक्स थी, उनका नाम था फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम्स। फर्स्ट तो ये बुक थी, सेकंड थी क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कॉप्स। और जो रमन राघव था उसके बारे में जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, सारी डिटेल्स उसके खिलाफ में आई थी, उसके खिलाफ लगातार सबूत आ रहे थे। उस वक्त रमन राघव के बारे में डिटेल्स जानने की इच्छुक हुई मुंबई पुलिस की, कौन है, कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है। इस सभी के बीच में मुंबई पुलिस को खास बात ये पता लगी थी कि रमन राघव का जो अतीत है उसके बारे में न तो कोई डिटेल्स उपलब्ध है, ना कोई भी डिटेल्स वो बता पा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ ये पता लगा पाई थी मुंबई पुलिस, और उस टाइम जो भी प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रिक मीडिया था, जो सब कुछ उसकी जो रिपोर्ट्स पर सर्च हुआ था, इन्वेस्टिगेट हुआ था, उसके अनुसार रमन राघव तमिल ब्राह्मण था, लंबे कद काठी का मजबूत इंसान था। स्कूली शिक्षा उसकी न के बराबर हुई थी कि सिर्फ साक्षर था, सिर्फ नाम लिख सकता था खुद का, इससे आगे कुछ नहीं समझता था, उसकी स्टडी हुई नहीं थी। और सबसे खास बात ये थी कि वो बेघर था। जैसे उसने उसकी बहन के रेप और मर्डर केस में जो 5 साल की जेल काटी थी, उसके बाद में जेल से बाहर आया, उसके बाद में वो खुद के घर नहीं गया, वो सिर्फ बेघर होके रह गया था और मुंबई और आसपास के एरियो में ही घूम रहा था उस वक्त। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जब 5 साल जेल काटी, उसके बाद में अधिकांश समय पुणे के जंगलों में बिताया है और इसी लिए वो इतना खूंखार हो गया है। अब सबसे बड़ी बात थी कि गिरफ्तारी के वक्त उसके पास क्या मिला, क्या उसके पास हथियार मिले। तो मुंबई पुलिस के अनुसार उसके पास में गिरफ्तारी के वक्त जो चीज़ें थी, वो चीज़ें थी उसके पास 2 तो कंघी थी, एक कैंची
अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय पत्ती और 2 कागज़ मिले थे जिस पर गणित के कुछ निशान थे, जिसे मुंबई पुलिस भी डिकोड नहीं कर पाई थी। और खाकी पैंट जो उसने पहन रखा था उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। और रमन राघव की पहचान जो कातिल के रूप में हुई थी, वो कातिल के रूप में पहचान उसकी उंगलियों के प्रिंट्स ने करवाई थी। उसके फिंगर प्रिंट्स जो मिले थे वो मैचिंग हुए थे, उसके अनुसार उसकी पहचान एक कातिल के रूप में हुई थी। और वो ही उसके खिलाफ में सबसे बड़ा सबूत जो मुंबई पुलिस के हाथ लगा था वो था। अब इसके बाद इस केस में सबसे मज़ेदार जो किस्सा है, जिसके बारे में मुंबई पुलिस भी बात करने से अक्सर कतराती थी उस वक्त, वो था कि शुरुआती 2 दिन तक पुलिस के सामने रमन राघव ने कुछ भी बयान नहीं दिया था। मुंबई पुलिस लगातार उससे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन रमन राघव कुछ भी बताने से बच रहा था। वो ना मुंबई पुलिस को कुछ बता रहा था और मुंबई पुलिस उसके ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही थी। तीसरे दिन उससे जब मुंबई पुलिस के कर्मचारियों ने पूछा था, अफसरों ने, कि भाई तुझे कुछ चाहिए क्या, तो उसने सिर्फ एक बात बताई थी कि मुझे मुर्गा चाहिए, मुझे चिकन खाना है। तो उसे भरपेट मुर्गा दिया गया था और उसके बाद में फिर उससे पूछा कि और कुछ चाहिए, तो वो बता सकता है। उसके बाद में जब उसने बताया कि मुझे और चिकन चाहिए, तो उसको और मुर्गा खिलाया गया और उसने भरपेट मुर्गा खाया था। उसके बाद में जब रमन राघव ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से जो बात कही थी, उसको सुनकर मुंबई पुलिस के सभी अधिकारी एकदम से शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उसने जब डिमांड की थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूट मांग रहा था। उसका कहना था कि उसे सेक्स करना है और उसे प्रोस्टिट्यूट चाहिए। प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि उसे पता था कि जेल के अंदर ये सब नहीं मिल पाएगा। और उसने हेयर ऑयल, बालों का तेल जो लगाते हैं, कंघी और शीशा, ये डिमांड की थी मुंबई पुलिस से। उसके बाद में उसने, जब उसको ये हेयर ऑयल, कंघी, शीशा आदि उसको दिया गया था, तो उसके बाद में उसने नारियल का तेल खुद के शरीर पर मालिश किया था अच्छे से। और फिर उसने अब टाइम था कि पहले तो मुंबई पुलिस रमन से सवाल कर रही थी, अब रमन ने सवाल करना स्टार्ट किया था मुंबई पुलिस से। तो मुंबई पुलिस से उसने जो सवाल किया था वो सवाल था कि पुलिस को उससे क्या चाहिए, पुलिस क्या डिमांड कर रही है उससे, पुलिस को क्या चाहिए, क्या पूछना चाहती है। तो इसके बाद में पुलिस ने उससे क्राइम की पूछताछ की कि क्यों क्राइम किया, किस लिए किया, कोई मकसद था क्या उसका। तो इसके बाद उसने सब कुछ मना कर दिया था कि उसका न कोई मकसद था, न कोई उसका कोई एक टारगेट था कि मुझे ये टारगेट क्रॉस करना है, इसलिए मैं इतने सारे कत्ल कर रहा हूँ लगातार कंटिन्यूटी। वो महज एक साइको था जो लगातार एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा था। और उसके बाद में वो पुलिस को उन झाड़ियों तक लेकर गया था जहाँ पर उसने हथियार छिपा कर रख रखे थे। जो हथियार वो यूज़ करता था, वो हथियारों तक वो पुलिस को लेकर भी गया था। तो उसके जो हथियार थे उसमें सबसे अहम था क्रोबार चाकू। तो क्रोबार चाकू था वो सबसे मुख्य था, उसी के आधार पर उसने सारे के सारे मर्डर किए थे जैसा उसने बताया था। और उसने कबूल किया था कि उसने 41 लोगों को मारा है और पुलिस के अनुसार ये संख्या ज़्यादा हो सकती थी। पुलिस यही कह रही थी लास्ट तक कि उसने जो कत्ल किए हैं वो एक संख्या ज़्यादा है, महज 41 नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त कंटिन्यू लाशें मिल रही थी और सारी की सारी सेम एक ही तरीके से कत्ल किए गए लोगों की डेड बॉडी मिल रही थी। और उस पर उसके बाद में मुकदमा चला था। तो मुकदमा चलने के बाद में जज ने रमन राघव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में उसका जो डिफेंस लॉयर था उसने उसको मानसिक विक्षिप्त बताने के लिए पैरवी की और बाद में वो एक तरह से मानसिक दिवालिया, मानसिक रूप से पागल घोषित कर दिया गया था। और उसकी जो सज़ा थी वो फांसी से घटाकर उम्र कैद कर दी गई थी और उम्र कैद की वो सज़ा काट रहा था। और रमन राघव जब पकड़ में आया था तो उसने एक सबसे अहम बात जो मुंबई पुलिस को बताई थी, मीडिया के सामने वो आकर उसने कुछ बताया था, वो सबसे अहम थी कि रमन राघव के अनुसार उस वक्त देश में 3 सरकारें चल रही थी। रमन राघव ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक सरकार है जो भारत सरकार है, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था रमन राघव कि देश में, भारत में अभी भी 3 सरकारें काम कर रही है। और उसके अनुसार जो 3 सरकारें थी वो थी, पहली अकबर की सरकार, दूसरी थी ब्रिटिश सरकार और तीसरी थी कांग्रेस की सरकार। और रमन राघव ने जो तीनों सरकारों के बारे में बताया था वो एकदम से, मतलब
आश्चर्यचकित कर देने वाला जो उसने कहा था, मुंबई पुलिस को बताया, वो ये था कि उसके अनुसार सभी सरकारें उसके खिलाफ साजिश रचते हुए उसे क्राइम का लालच दे रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी गलतियां हैं, उसने क्राइम किया है इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ा। वो सोचता था कि गवर्नमेंट्स ही उसे क्राइम करने के लिए मजबूर कर रही है और गवर्नमेंट्स ही उस पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। तो मानसिक रूप से बीमार साबित होने के बाद में रमन राघव को पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया था। अब यरवदा जेल में भेजे जाने के बाद में उसका मानसिक रूप से वो पागल घोषित हो गया था। तो उसका इलाज जो चल रहा था वो चल रहा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर में इसका इलाज चल रहा था और इसकी मौत हुई थी 1995 में सस्सुन हॉस्पिटल में। किडनी की बीमारी के कारण इसकी मौत हुई थी। तो ये थी स्टोरी रमन राघव के बारे में। तो सबसे ख़ास बात ये थी कि वो एक ऐसा कातिल था जिसने लगातार कंटिन्यू में सिर्फ एक ही तरीके से इतने सारे मर्डर्स किए, 41 मर्डर्स, और सब में समानता सिर्फ एक थी कि उनका कातिल एक था। बाकी कातिल एक, जो मरने वाले थे, जो पीड़ित थे, उनमें भी समानता एक पाई गई थी कि सारे के सारे गरीब थे, सभी फुटपाथ पर रहने वाले थे, सभी कामगार लोग थे जो मुंबई में 1960 के दशक के दौर में वहाँ पर काम की तलाश में आए थे। मुंबई जहाँ सभी के सपनों को पूरा करने का दावा करती है, तो वहीं वो लोग आए थे अपने मजदूरी के लिए, अपने पेट पालने के लिए। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स की वजह से उनको एक के बाद एक लगभग 41 नंबर तो उसने बताया था खुद ने, लेकिन मुंबई पुलिस के अनुसार इस संख्या बहुत ज़्यादा थी और इतने लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपनी जान दे दी। और इन सभी के पीछे एक ही इंसान था, रमन राघव, और उसकी फांसी की सज़ा थी जो इतने सारे कत्ल करने के बाद में उसको सुनाई गई थी जज के द्वारा। वो भी डिफेंस लॉयर बचा कर ले गया और उसको उम्र कैद में तब्दील करवा दिया गया था। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे क्रिमिनल की जिसने मुंबई पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करने के लिए, मुंबई पुलिस के सामने कुछ भी तरीके से मुंह खोलने के लिए उसने सबसे पहले चिकन मांगा था कि मैं चिकन खाऊंगा, उसके बाद में ही मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब दे पाऊंगा। और चिकन और प्रोस्टिट्यूट, हालांकि प्रोस्टिट्यूट उसे मतलब एक तरीके से उपलब्ध करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी, इस बारे में ना ही इंटरनेट पर, विकिपीडिया पर कहीं भी कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल पाया है कि वो करवाई थी। लेकिन ये सारी बातें उन 2 बुक्स में थी जो रमाकांत कुलकर्णी जी ने लिखी थी कि इसने चिकन और प्रोस्टिट्यूट की डिमांड की थी, क्योंकि इसे पता था ये सारी चीज़ें जेल के अंदर नहीं मिल पाएंगी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। रमन राघव एक क्रिमिनल था जो साइको किलर था, उसने लगातार हत्या की थी। तो अगली स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, फिर कोई नई स्टोरी लेके आएंगे, फिर कोई नया चेहरा आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से अगली बार अगले वीडियो में फिर कोई नया चेहरा, फिर कोई नई कहानी आपके साथ में, लेकिन कहानी सच्ची होगी, सच्चाई सबके सामने रखते रहेंगे। आज, कल और कल के बाद हमेशा सच्चाई के साथ हम खड़े रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।